अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपका वीकेंड भरपूर गुजरा होगा, आपने फुल टाइम एंजॉय किया होगा। आज हफ्ते का पहला दिन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। मैं हूँ नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक, और उम्मीद के साथ हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज का दिन आज 21 अप्रैल है। शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल को सिर्फ एक अजीम कहना उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो मुसलमानाने बरे-सगीर के लिए वो तवाना आवाज़ थे जिसने गुलामी की जंजीरों में जकड़े मुसलमानों को आज़ादी का ख्वाब देखने की जुर्रत दी। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल की शायरी सिर्फ रदीफ़ और काफ़िए की तरतीब नहीं बल्कि एक पूरा फ़िक्री निज़ाम है। वो निज़ाम जिसमें खुदी, ईमान, अमल, बेदारी और गैरत मुस्लिम जैसे मौज़ूआत मरकज़ी हैसियत रखते हैं। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को जगाने के लिए शिकवा, जवाब शिकवा, तलुए इस्लाम और खिज़रे राह जैसे बेमिसाल कलाम दिए जो आज भी रूह को झंझोड़ देते हैं। ये हज़रत इकबाल ही थे जिन्होंने हमें समझाया कि मुसलमान सिर्फ तारीख़ का तमाशाई नहीं है बल्कि तारीख़ बनाने वाला है। उन्होंने खुदी का तसव्वुर देकर फ़र्द को अज़मत और वक़ार का पैगाम दिया कि अपने अंदर की ताकत को पहचानो और दुनिया को बदल दो। आज बतौर कौम जब हम एक बार फिर फ़िक्री उलझनों का शिकार हैं, इकबाल की सोच हमें फिर आवाज़ देती है। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज़ है साकी। चलें जी नाजरीन, प्रोग्राम के इस सिलसिले का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या है, आइए जानते हैं। और आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का मौसम कैसा रहेगा, तो लेट्स गो फॉर इट। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। तमाम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। उधर कराची में 23 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुल्क के दीगर शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 और कम से कम 60 डिग्री रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दू की बात करते हैं, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 10 और कम से कम 1 डिग्री रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। सयाहों और मकामी आबादी को मोहतात रहने का कहा गया है। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां बेशतर इलाकों में बादलों का राज रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करते हैं, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 20 और कम से कम 60 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क और बालाई अजला में अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत पेशावर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 और कम से कम 6 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान समेत दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सयाहों और मकामी अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का तस्करा करें तो वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 33 और कम से कम 19 डिग्री रहेगा। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि दोपहर के बाद जनूबी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। किसान महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनजर रखकर अपने मामूला तरतीब दे सकते हैं। और अब नजर डालते हैं बलूचिस्तान के मौसम पर, जहां बेशतर अजला में दिन भर सूरज का राज रहेगा। कोयटा की अगर हम बात करें तो वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 24 और कम से कम 60 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने के अलावा तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई भी की है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। शहर कायद कराची में 23 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वहां पर अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो 40 है और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है। बात कर लेते हैं हैदराबाद की, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 41 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई अजला में तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लिए चलते हैं और कुछ मुल्की सियासत की बात हो जाए तो इतवार का दिन सियासी तौर पर काफ़ी हंगामा खेज रहा। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी ने फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए गजा मार्च किया और इसराइली मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा किया। दूसरी जानिब सिंध में कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ कौम परस्त जमातों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया और ऐसे में हुआ कुछ यूं कि कई अहम शाहराहों पर धरने दे दिए गए और वफाकी हुकूमत से मंसूबे की वापसी का मुतालबा भी सामने आया। ताहम इस मामले पर वफाक और पीपल्स पार्टी के दरमियान अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों ही फरीकैन ने कैनाल्स तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से राबता करके यकीन दहानी करवाई कि वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अपोजिशन इत्तेहाद के कायदीन ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। इस मौके पर PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि हम आपको दावत देते हैं, आओ हमसे मुकालमा करो, और अगर मुकालमा नहीं करते तो फिर हम जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं। उधर मिनरल्स एक्ट के मामले पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान कशीदगी बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहले ही इस एक्ट को मुस्तरद कर चुकी है, जबकि बानी PTI ने भी इस कानून साजी को सियासी मुलाकातों से मशरूत किया है। KP के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने दावा किया है कि अब मिनरल्स एक्ट पास होगा या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की छुट्टी होगी। इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा साहब। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, मिनरल्स एक्ट की अगर हम बात करें तो KP गवर्नर ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि अब या तो मिनरल्स बिल पास होगा या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की छुट्टी होगी। PTI किस ऑप्शन का इंतखाब कर रही है? देखें, बात यह है कि हमने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है कि इमरान खान साहब जो हैं, जब तक उनसे मुकम्मल तौर पर मुशावरत नहीं होती, जैसे खान साहब का पैगाम आया है, जब तक खान साहब तक उनके वज़ीर आला जो हैं KPK के वो नहीं जाते, जब तक जो है उनके सीनियर रहनुमा जो हैं, जो भी लीडरशिप है वहाँ की काबीना है, जो भी खान साहब जिसको बुलाना चाहेंगे वो नहीं जाएंगे, मुशावरत नहीं होगी, उसके बाद तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लिहाजा फैसल करीम कुंडी जो है ना, वो शख्स है जो कि फार्म 47 के मुताबिक बना हुआ है, तो उसकी बातों की कोई वक़्त नहीं है, वो सिर्फ बड़के मार रहा है, क्योंकि वो जो उसको फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड मैसेज आते हैं ना, तो उस तरह का जो है उसको मैसेजेस जो आते हैं उसी को जो है पैरा करते हुए वो आगे बात करता है, उसकी कोई औकात नहीं। और जोधा साहब, PTI एक तरफ तो हुकूमत और मुक़्तदरा के खिलाफ मुज़ामती बयानियाँ बना रही है, तो दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है। PTI ये दोहरी हिकमत अमली क्यों अपना रही है? क्या आपकी इसके पीछे हिकमत अमली हो सकती है? देखिए, बात यह है कि
खान साहब बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। हमेशा ये बात होती है कि इमरान खान साहब डील मांग रहे हैं, इमरान खान साहब डील करके बाहर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं या जी। चुप हो जाएंगे। तो इन तमाम खबरों की हम हमेशा से तरदीद करते रहे हैं और खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से भी ये ट्वीट आ चुका है कि मैंने किसी को भी अपनी ज़ात के लिए जो है वो डील मांगने के हवाले से या डील करने के हवाले से टास्क नहीं दिया। तो वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया। दूसरी बात यह है कि मेरी मौजूदगी के अंदर या जब भी खान साहब ने ये बात की कि हम बातचीत करेंगे या बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं या हम बातचीत की तरफ बढ़ेंगे, तो उसमें सिर्फ खान साहब का एक ही मौक़िफ़ होता था, वो मुल्की मफादात। मुल्क की खातिर वो बातचीत करने की बात करते थे, जिसमें जो मुल्क के अंदर मसाइल हैं, जो इस वक्त मुल्क दो चार है, अमन नहीं है, मईशत ठीक नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, 26वीं तरमीम की गई है, रूल ऑफ लॉ एक अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, इदारों को यरगमाल बनाया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए खान साहब इस मौक़िफ़ को अपनाते हुए कहते थे कि हम बातचीत करेंगे। तो लिहाजा ये तासर देना कि डील कर रहे हैं, डील मांग रहे हैं, डील करके बाहर भागेंगे, तो वो नवाज शरीफ और वो ख़ानदान जरदारी ख़ानदान है, वो उन्होंने हमेशा की है और वही करके आज इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं। इमरान खान अगर डील करने वाला होता या डील पर अमन्ना होते तो आज इक़्तिदार में बैठे होते ना, आज अडयाला जेल में ना होते। बिल्कुल ठीक। हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, बानी पीटीआई ने ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए पीटीआई क़यादत को कोशिशें तेज़ करने की हिदायत की थी। अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, हमें ये बताइए, और कब तक ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बन पाएगा? देखिए, खान साहब ने कहा था कि इस जो बात है बातचीत करने के हवाले से तमाम अपोजिशन जमातों से उस अमल को तेज़ किया जाए और तमाम जमातों के साथ मिलकर एक लायामल दिया जाए एहतजाज का, और वो उन्होंने दोबारा मैसेज भिजवाया है कि उसके अंदर जो है वो तेज़ी की जाए। तो लिहाजा हमारी पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो एक हमारा फोरम बना है जी, उस फोरम के ऊपर जो है जो तमाम लोग हैं वो इस पे कोशां हैं, उसका जो मैसेज होगा वो डेफिनेटली जो प्रोसेस है सलमान अकरम राजा जो हैं वो लेकर खान साहब के पास जाएंगे और खान साहब तक लास्ट टाइम भी वो बातचीत करना चाहते थे, मिल के उनको बताना चाहते थे JUI का जो मौक़िफ़ है या दीगर जमातों का, लेकिन वो इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो या हाई कोर्ट का हुक्म हो, अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट हवा में उड़ा देता है। ज़ाहिरी बात है, उसका इतना तो नहीं है कि वो खुद इतनी कोई रखते हों कि कोई उनके पास इतनी पावर हो या हवा में उड़ाने की। डेफिनेटली पीछे से सपोर्ट है, और वही सपोर्ट जो है आज हमारे मुल्क के अंदर जो है वो आज जो माहौल है वो सपोर्ट की वजह से है कि आज अदालतों के फैसलों की बेतौकीरी की जाती है। तो लिहाजा हम इस सिस्टम के अंदर ही जो है इस पाकिस्तान की जो बका है उसके लिए जंग लड़ रहे हैं, और हम तो आखिरी गेंद तक जो है वो अपनी फाइट करेंगे। अच्छा नईम साहब, पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, पार्टी में मुख्तलिफ धड़े भी सामने आ रहे हैं। ऐसी तकसीम की शिकार पीटीआई मौसर एहतजाज कैसे कर पाएगी और बानी को आप किस तरह से रिहा करवा पाएंगे? देखें, जो लोग हैं ना वो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं कि कहीं इस तरह का तासर दिया जाए कि पीटीआई जो है वो टूट गई है, वर्कर्स मायूस हो जाएं। तो ये तमाम तर हरबे जो हैं वो किए गए, खान साहब पे हमला किया गया, खान साहब को जैसे पहले इक़्तिदार से निकाला गया और कहा गया कि अब ख़त्म, उसके बाद हमला करके अब ख़त्म, जमान पार्क ऑपरेशन करके अब वर्कर छोड़ जाएंगे, FIR देकर अब पर लोग छोड़ जाएंगे, लोगों को उठा के अगवा करके प्रेस टॉक करवा के अब लोग छोड़ जाएंगे। उसके बाद ये अमल हम तमाम देखते रहे, चाहे बल्ले का निशान लेना हो, इलेक्शन के अंदर धांधली करनी हो, जीते हुए लोगों को हरवाना हो, इमरान खान साहब को सजाएं देनी हो, उनकी अहलिया को सजा देनी हो, पार्टी के दीगर रहनुमाओं को देनी हो, जो जेल में रखना हो या मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोगों को सजा देनी हो, ताकि लोगों के अंदर ये मायूस हो जाए कि ये पीटीआई वाला चैप्टर, ये इमरान खान साहब वाला क्लोज है। लिहाजा ये जो तासर देने की या कोशिश के लिए जो कोशिश कर रहे हैं या कोशिश की गई है वो तमाम तर नाकाम रही हैं। कल इलेक्शन करा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। इमरान खान के साथ कौम मुतहद है, आप जितनी मर्जी है तो झूठे प्रोपेगेंडे करें, इल्ज़ामात लगाएं, वो इद्दत तक के झूठे केसेस बनाएं। इमरान खान जो है लोगों के दिल में बस गया, और आने वाली जो नस्लें हैं आज वो भी इमरान खान के हवाले से
अगर आप समझेंगे ना कि उन इमरान खान की जो है वो शनाख्त मिटा दी जाए या दिलों से लोगों की मोहब्बत ख़त्म कर दी जाए, तो आने वाली नस्लों के अंदर भी इमरान खान नज़र आ रहा है कि वो होगा। लिहाजा ये ऐसा सिलसिला कि आप उठा के जबर पर एक वीडियो पैगाम बनाकर ये समझेंगे कि लोग नफरत करना शुरू कर देंगे, उससे उल्टा मोहब्बत बढ़ती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। नईम साहब, ये दावा किया जा रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ के बैकडोर राब्ते जारी हैं। अगर अगले 60 दिन में बानी पीटीआई और पार्टी खामोश रही तो मुमकिन है कि इनकी रिहाई अमल में आ जाए। ये बैकडोर राब्ते किन से हो रहे हैं, हमें ये बताइए, और ये यकीन दहानियां करवा कौन रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ना पहले चुप थे, ना अब चुप हैं, ना नेक्स्ट चुप होंगे। दूसरी बात यह है कि ये कोशिशें करने वाले, ये तासर देने वाले जितने मर्जी ये कर लें, इमरान खान साहब अगर बोलते हैं ना तो इस मुल्क की खातिर बोलते हैं, वो अपनी ज़ात की खातिर नहीं बोलते। अगर ज़ात की उनको परवाह होती तो आज हरियाला जेल में ना होते, वो बाहर होते, वो इक़्तिदार में बैठे होते, वो डील करके ऊपर नीचे से जो रास्ते वो बताते थे। मरियम कहती थी कि हमें वो रास्ता आता है जिसमें पाँव जोड़ने पड़ते हैं, हाथ सर झुकाना पड़ता है, तो वो तो उन्होंने कर लिया। लेकिन इमरान खान ने जो अपने मौक़े पर, अपने नज़रिए पर कायम है और वो चाहते हैं कि हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली आए, हमारे मुल्क की मईशत ठीक हो, हमारी मुल्क की जो है वो पूरी दुनिया में जो है उसको पजीराई मिले, हमारा मुल्क जो है वो आइन और कानून की सरबुलंदी के हवाले से, जमहूरियत की सरबुलंदी के हवाले से पहचाना जाए, ना कि तनज़्ज़ुली के हवाले से। तो लिहाजा जो है ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला वक्त जो है वो आता है और अल्लाह ताला जो है वो हाकिम है, और इंशाअल्लाह ताला ये हक का सूरज जो है वो तुलू होगा और फतह जो है वो सच की होगी, हक की होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब। आप बिल्कुल अपना जो पार्टी का नैरेटिव है, जो मौक़िफ़ है, वो बयान कर रहे थे। तो अब देखना ये है कि क्या हिकमत अमली आप लोग तैयार करते हैं और आपकी जमात किस तरह ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाकर बानी की रिहाई के लिए, जो कि वाहिद एजेंडा है इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ का, उसके लिए किस तरह से कोशिश करती है, तहरीक चलाती है और कामयाब हो पाती है। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ आपके साथ अभी भी शेयर करने को बाकी है, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, कहते हैं कि बाल इंसानी हुस्न का ताज होते हैं, और जब ये ताज गिरने लगे तो खुद एतमादी भी मुतासिर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खो देते हैं। बालों का गिरना आजकल सिर्फ उम्र रसीदा अफराद का मसला नहीं रहा, बल्कि नौजवानों में भी देखा जाए तो उनका भी यही मसला है कि बहुत जल्द उनके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। इस मसले से दो चार होने वाले अफराद अक्सर महंगे शैम्पूस, तेल, यहाँ तक के टोटकों का भी सहारा लेते हैं, उनमें इसका हल तलाश करते हैं, लेकिन असल वजह और दुरुस्त इलाज से लाइल्मी की वजह से नतीजा सिफर निकलता है। तो आज के हेल्थ सेगमेंट पे हम इस अहम मसले की वजूहात के साथ साथ ये जानेंगे कि कौन लोग हैं जो गंजपन से ज़्यादा मुतासर हो रहे होते हैं और इसका दुरुस्त इलाज है क्या। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंवल जवाद। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि गंजपन यानी बाल्डनेस की बुनियादी रीजंस क्या हैं, वजूहात क्या होती हैं? जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर ये हमारे लाइफस्टाइल से, हमारी डाइट से बड़ा ताल्लुक होता है इसका? देखिए, दोनों होता है। बेसिकली जब बाल्डनेस स्टार्ट होती है, मेल में हो या फीमेल में हो, इसमें जेनेटिक्स भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हम देखें तो जेनेटिक्स भी है, हार्मोन्स भी हैं, स्ट्रेस हमारा यानी कि लाइफस्टाइल ऐसा है, सर्टेन मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं, या कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट आपकी लाइफ का हो जिसके बाद बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है। सो दोनों तीनों जितने भी कॉजेज़ हैं वो हर तरह के एज ग्रुप पर असरअंदाज होते हैं। तो सारे ही कॉजेज़ इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप टॉप ऑफ द लिस्ट देखें जिसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है या फीमेल पैटर्न, वो जेनेटिक्स और हार्मोन्स हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि बहुत कम उम्र में मर्द हो या औरत हो, बच्चे हों, टीनेजर्स हों, एक ख़ास स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया से बाल गिर जाते हैं। बिल्कुल। वो कभी राउंड शेप में होता है, कभी फोरहेड के पास होता है, कभी इस साइड पर होता है। ये क्या माजरा है, इसकी क्या वजूहात है? देखिए, अगर जेनेटिक्स में आपकी बाल्डनेस मौजूद है, आपकी फैमिली में बाल्डनेस चली आ रही है, तो उसमें आपको अर्ली या फिर मिड 20s में ही हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। ये एक फैक्ट है, आपको इसके लिए अवेयर रहना चाहिए। आपके पेरेंट्स के
आपके रिलेटिव्स लाइक आपके जो अगर आप देखें कि फादर के साइड पे चचा हैं, ताया हैं, आपके दूसरे सिबलिंग्स हैं, उनमें अर्ली एज से बाल्डनेस है, तो आप ये सोच के रखें कि आपके लिए भी आप रेडी रहें कि आपने लेना है। बात की कि 20s में जो है जिनके मतलब फैमिली में होता है उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो ये बताइएगा कि इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये जो बाल हैं ये अब बिल्कुल ही झड़ना शुरू हो गए हैं, आप गंजपन की तरफ जा रहे हैं, या सिर्फ कुछ सीजन में भी इस तरह से होता है कि बाल बहुत ज्यादा आपके गिर रहे होते हैं, तो इसमें हम फर्क किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जो सीजनल हेयर फॉल होता है उसमें सबसे पहले आपके बालों को लाइक अगर 25 से लेके 30 तक बाल अगर आपके डेली गिरते हैं तो ये नॉर्मल है, ठीक है, इतना हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को भी कंसीडर कंसल्ट कर लिया है, कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से बाल गिरते हैं, उन्होंने वो आपको सब्स्टिट्यूट दे दिया है, उसके अलावा आपका कोई स्ट्रेसफुल इवेंट था, कोई भी कॉज था जो कि वैसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि हेयर फॉल का कॉज होगा, आपने सब रिमूव कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी हेयर थिनिंग और हेयर फॉल स्टॉप नहीं हो रहा है और अर्ली 20s में स्टार्ट हो गया है, तो इट मीन्स कि आपका जो जेनेटिक्स वाला पहलू है वो स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, आपका जो हार्मोन्स वाला पहलू है वो स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, और अब आपका जो हेयर फॉल है वो मेल पैटर्न या फिर फीमेल पैटर्न जो भी है उसमें आप यानी कि जाना शुरू हो गए। इसे हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न दोनों जेनेटिक्स की वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा है, फॉल होगा आपका, लेकिन वो फॉल आपका कंट्रोल नहीं होगा मेडिकेशंस के साथ। अच्छा, आप स्लो डाउन कर सकते हैं बट कंप्लीटली उसे रोक नहीं सकते। स्लो डाउन कर सकते हैं, कंप्लीटली नहीं रोक सकते। आपने रीजंस की बात कर दी, कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए, जेनेटिक्स की बात कर दी, अब इस चीज़ की तरफ आते हैं जो मार्केट्स के अंदर हल बताते हैं लोग, एंटी हेयर फॉल प्रोडक्ट्स हैं, स्टीरॉइड्स इंजेक्शंस भी हैं, इसके अलावा अगर हर्बल की तरफ आ जाए तो लोग तेल भी बेच रहे हैं, ये तेल आप इस्तेमाल करें 3 महीने में 2 महीने में वापस आ जाएंगे बाल, और बाल आ भी जाते हैं, आ जाते हैं। मैं यही पूछना चाह रही हूँ, क्या ये मौसम ऐसा है? क्या वो इसके अंदर डालते हैं, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं? देखिए, वो तो मैंने भी उनसे पूछना है ताकि मैं जो है वो अपने पास भी वो प्रोडक्ट रख सकूं। कुछ ऐसे बहुत आपको भी पता है रिनाउंड बड़े हैं, लाहौर में काफ़ी फेमस हो रहे हैं ऐसे ऑयल्स। देखें, स्टीरॉइड एक इतना आप ये सोचें कि बहुत वो आपकी लाइफ सेविंग ड्रग है स्टीरॉइड, किसी भी आप एंगल से देखें आप उसे, इवन अगर कोई बंदा बिल्कुल मरने वाला होता है उसके लिए भी लास्ट ड्रग हमारे पास स्टीरॉइड होती है। स्टीरॉइड बेसिकली एक ऐसी ड्रग है जिसे अगर एक मेंटेन क्वालिटी में इस्तेमाल किया जाए तो वो बेनिफिट देती है। मार्केट में जितने भी आप कह रही हैं ऑयल अवेलेबल हैं, शैम्पूज अवेलेबल हैं, ओवर द काउंटर जो चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए सुइटेबल हो। आपने कंसल्ट क्यों करना है कि हमेशा ये टॉपिकल लगाने वाले ऑयल, ये टॉपिकल लगाने वाले जो चीज़ें हैं वो आपको सूट नहीं कर सकती अगर इंटरनल कोई कॉज है। आप रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, सुपरफिशियली वो आपको वक्ती आराम दे सकता है, बट इंटरनली अगर आपकी रूट कॉज ट्रीट नहीं हो रही है तो वो कितना दिन रहेगा, 2 महीने 3 महीने। सो प्लीज़ आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आके या किसी के कहने पे 3 महीने में बाल आने वाली गारंटी अगर आपको जो कि आपको नजर भी आते, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है ये स्टीरॉइड तो नहीं है, ऐसा कोई अंदर ड्रग तो नहीं इन्वॉल्व किया गया, मेडिकेशन तो नहीं है जो आपके लिए या आपकी सेहत के लिए बाद में नुकसानदा हो। तो आप ऐसी चीजों से पहले अपना आप रूल आउट करवाएं कि कोई मेडिकेशन ऐसी तो नहीं जो आपको असरअंदाज हो रही है, कोई विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं, आयरन की, जिंक की डेफिशिएंसी तो नहीं, विटामिन डी। हम देख रहे होते हैं स्क्रीन पे भी चल रहा है, लोग देख रहे होंगे पैचेस पड़ जाते हैं कुछ लोगों के सर में, कुछ लोगों की इवन बियर्ड में, तो इसकी क्या रीजंस होती है? मतलब हम देखते हैं कि उनकी फैमिली में नहीं है लेकिन उनमें ये चीज आ गई है, ये किस डेफिशिएंसी की वजह से होती है और इसका हल क्या है? देखिए, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसमें आपकी बॉडी का अपना ही सेल खिलाफ हो जाता है आपकी बॉडी के सेल्स के, यानी उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। तो हेयर फॉलिकल यानी कि जहाँ से बाल बनता है उसके खिलाफ अगर आपकी अपनी बॉडी का सेल तैयार हो जाए और वो उससे फाइट करने लगे तो डिफरेंट जगहों पे आपको पैचेस पड़ते हैं। इसके डिफरेंट कॉज होते हैं। सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है ड्यू टू अननोन रीज़न, आपकी बॉडी का जो फाइटिंग सिस्टम है वो खुद आप ही की बॉडी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। नंबर 2, अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। बिल्कुल, कुछ लोग ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं कैंसर्स की, तो उसमें रेडिएशन, कीमोथेरेपी, वो भी इस तरह के पैचेस कम्युनिकेट भी आपको करते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये छोटे बच्चे जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये एलोपेशिया आने लगा है, पैचेस पड़ने लगे हैं। उसमें मेन जो कॉज होता है, अगर ये जो मैंने कॉजेज पीछे बताए उनमें से कोई रीज़न नहीं है तो आपकी स्कैल्प का इन्फेक्शन, यानी कि आपने देखा होगा रिंग वॉर्म बना होता है, डैंड्रफ के पैचेस पड़े होते हैं, ये भी बैल्डनेस का कॉज करवाते हैं।
और अगर आपकी कोई हार्मोन डेफिशिएंसी है तो ये वो भी भी हो सकता है। और ज्यादातर डॉक्टर साहब हार्मोन्स का इशू आता है या स्ट्रेस का इशू आता है। फंगल इन्फेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खास तौर पे बच्चों। डॉक्टर साहब इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस और एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको मजीद इन डिटेल डिस्कस करने की जरूरत है। इंशाल्लाह आपको दोबारा दावत देंगे, वो डिस्कस किए हैं। हम अगली बार हल जो है ना वो हल आपसे पूछेंगे, तलाश करेंगे, आपसे भी पूछेंगे क्या सर पे इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाजरीन, आपने जाना रीजंस बाल जो हमारे गिर जाते हैं क्या वजूहात है, तो खुद के स्ट्रेस पे भी कंट्रोल कीजिए और अपनी डाइट को बेहतरीन बनाइए, विटामिन्स इनटेक भी स्टार्ट कीजिए। तो अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते ही रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको खेल के मैदान में लिए चलते हैं, जहां पर पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जारी है। चौकों छक्कों की बरसात हो रही है और विकेटों की तो झड़ी लगी हुई है। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुसलसल चौथा मैच जीत लिया है और गुज़श्ता रात की अगर हम बात करें तो PSL का 10वां मैच नेशनल स्टेडियम कराची में हुआ, जहां मेज़बान टीम कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाए। कराची किंग्स की जानिब से टिम सेफर्ड 30 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 129 रन का हदफ 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर ही हासिल कर लिया और यूं यूनाइटेड ने यह मैच एकतरफा अंदाज में 6 विकेटों से अपने नाम किया। आज PSL का 11वां मैच भी कराची में खेला जाएगा, जहां मेज़बान टीम कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होगी। पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो पाकिस्तान सुपर लीग के रवां सीज़न में अब तक 10 मैचेस खेले जा चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैचेस खेलकर तमाम में कामयाबी हासिल करते हुए 8 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सरे-फ़हरिस्त हैं। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस खेले गए, 2 में कामयाबी हासिल की जबकि 1 मैच में शिकस्त हुई। कलंदर्स 4 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कराची किंग्स ने भी 4 मैचेस खेले जिनमें 2 फतूहात और 2 नाकामयाबियां हुई। टीम इस वक्त 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी 3-3 मैच खेलकर 1-1 फतह हासिल कर चुके हैं और दोनों टीमें 2-2 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब चौथी और 5वीं पोजीशन पर हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद याह्या हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया याह्या हुसैनी साहब आपके वक्त का। सर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अब हम बात कर लेते हैं। आगाज़ में उन्होंने मुसलसल 4 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल की हुई है, बल्कि उस पर काबिज हैं वो। आपके ख्याल में टीम की कामयाबी की वजह क्या है? क्या लक है या उन्होंने शुरू से ही ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जो बाकी टीमें नहीं बना सकी, या कोचेस और प्लेयर्स का तालमेल बड़ा अच्छा है आपस में? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक आपने बात इस्लामाबाद यूनाइटेड की गैर मामूली कारकर्दगी की, तो कोई शक नहीं है उसमें कि उनके पास एक अच्छा कॉम्बो है, एक अच्छी टीम है जो कि उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पहले तो ये बात हो रही थी कि वो होम ग्राउंड पर जीते हैं और वो कराची में आकर कराची को शिकस्त देने में कामयाब रहे हैं। तो क्रेडिट गोज टू इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम मैनेजमेंट, टीम जो बहुत अच्छा खेली है, बहुत अच्छा जेल है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उन्होंने बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी इस तनाजुर में मचा दी है कि 4 मैचों में कामयाबी के बाद अब एक बात तो तय है कि अगले 2 मैच में से अगर वो एक भी मैच जीते तो आखिरी 4 टीमों में से एक टीम का तो फैसला हो जाएगा। तो अब बाकी 5 में से 3 टीमों के लिए रस्साकशी होगी। तो ये तो एक बड़ा मसला उन्होंने खड़ा कर दिया है। लेकिन जहां तक बात रही इस टूर्नामेंट में बाकी टीमों की, तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट है, कोई शक नहीं है इसमें। सिर्फ एक हफ्ते पहले खिलाड़ी जेल होते हैं, लेकिन ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं। और प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि जिस कंडीशन में भी, जहां भी उनको खेलने का मौका फराहम किया जाए वो परफॉर्म करेंगे। तो ये कहना कि जी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप जब गलत टीम खिलाएंगे तो फिर नतीजा भी आपके अगेंस्ट आएगा। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है कि टॉस के बाद बहुत सारे ऐसे कप्तान जिनसे पूछा जाता है कि आज आपने अपनी टीम में तब्दीली क्या की है, तो वो ये कहते हैं कि जी मुझे नाम नहीं पता। तो ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों को कप्तान बनाया हुआ है कि आपको अपने खिलाड़ियों का नाम ही नहीं पता, तो आप टीम को कैसे लड़ाएंगे। बाकी पाकिस्तान सुपर लीग का जहां तक मामला है, इस बार पाकिस्तान सुपर लीग का कलर थोड़ा सा फीका है, लेकिन जिंदा दिलों के शहर जहां लाहौर में आप बैठे हुए हैं, अब टूर्नामेंट आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि लाहौर ही हमेशा ग्राउंड भरते हैं। तो इस बार भी वो लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी पूरी अटेंशन का मुजाहरा करें।
बिल्कुल ठीक। याया साहब, आप सारी परफॉर्मेंसेस को और सूरत हाल को कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, बताइएगा कराची किंग्स की कारकर्दगी हम देख रहे हैं अप्स एंड डाउन्स का काफ़ी शिकार है। कभी जीत वाज़े तौर पे नहीं मिल रही, कभी शिकस्त भी, और अगर मिल रही है तो बहुत सारे पहलुओं हैं जिन पर काम करने की हमें ज़रूरत है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कराची की टीम का हाल जो है ना, वो कराची शहर जैसा ही है, जहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, जहाँ पर अनगिनत चीज़ें हैं जो कि काबू में नहीं आ रही। तो कराची किंग के भी ऐसी ही सूरत हाल है। जब डेविड वार्नर को उन्होंने लिया, कप्तान बनाया, तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि डेविड वार्नर बैनुल अक़वामी क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। 18,000 के करीब उसके क्रेडिट पर रन्स हैं। उसको कराची किंग्स ने कप्तान बनाया, तो अब तक उनका बल्ला खामोश है। जेम्स वेल्स, उन्होंने एक हारा हुआ मैच कराची किंग की झोली में डाल दिया था, और शायद इस टूर्नामेंट कब तक का बड़ा शानदार मैच रहा है कराची किंग्स बनाम मुल्तान सुल्तान। जहाँ तक आप कराची किंग की टीम की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि कराची किंग्स में पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन शान मसूद बाहर बैठे हुए हैं। कल पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कैप्टन मिर्जा साद बेग खेले तो जरूर, लेकिन विकेटों के पीछे टिम साइफर्ट जो है वो विकेट कीपिंग ग्लव्स संभाले हुए थे। रही बात कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स में आमिर जमाल मौजूद हैं। आमिर जमाल तो ऐसा लगता है कि बॉलिंग करना ही भूल गए हैं। उनकी बॉलिंग में ना वो पेस है, ना वो निप है, और हसन अली बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, लेकिन अकेले हसन अली क्या कर सकते हैं। तो कराची किंग्स की जैसे टीम है वैसे परफॉर्मेंस है। अच्छा, यही सब पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की हम बात कर लेते हैं। अब तक सिर्फ एक मैच ही जीत पाए हैं। क्या आप समझते हैं कि इन टीमों को टूर्नामेंट में वापसी के लिए अब कौन सी ऐसी हिकमत अमली अपनाना होगी, कौन सी ऐसे कोई चेंजेस या कुछ स्ट्रेटजी में हम चेंज देख सकते हैं जिसकी वजह से टीम कम बैक कर सके, दोबारा फॉर्म में आ सके? देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर को तो सिर्फ मेरा एक ही मशवरा है कि वो अपने जो लोकल बॉयज हैं काफी बॉलिंग के हवाले से उनके ऊपर इन्हिसार करें। टीम बुरी नहीं है, लेकिन उनके पास मोहम्मद आमिर हैं, उनके पास जो है मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, फहीम अशरफ हैं, अबरार हैं, तो उनको कम से कम 6 बॉलर के साथ मैच को ऑपरेट करना चाहिए। तो उनकी बॉलिंग जो है वो डिलीवर करने की अहलियत रखती है। बाकी बैटिंग के अंदर उनको जो है वो ओवरसीज प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए। फिन एलन है, जिस दिन वो चल गए वो अपनी टीम को पार करा देंगे। फिर उनके पास राइले रोसो है। अब उनके लिए अच्छी खबर है कि मार्क चैपमैन जो है वो आ रहे हैं, और कौशल मेंडेस बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इन 4 प्लेयर्स के साथ उनको अपनी बैटिंग को जो है वो मुस्तहकम करना होगा। टीम बुरी नहीं है। जहाँ तक आपने पेशावर ज़ल्मी की बात की, तो देखिए वही रोना है पेशावर ज़ल्मी का जो पाकिस्तान क्रिकेट का था कि वो सिर्फ बाबर आजम के अलावा कुछ सोच नहीं रहे। तो बाबर आजम इस वक्त अपनी बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही खराब फॉर्म का शिकार हैं। 3 मैचों में उनके क्रेडिट पर 3 रन हैं। उनके पास मोहम्मद हारिस मौजूद है जो पाकिस्तान से ओपन करते हैं, लेकिन बाबर आजम की वजह से वो नंबर 3 पर खेलने पर मजबूर हैं। फिर उनके पास मिचेल ओवन जैसा प्लेयर है जो अकेले मैच को खत्म करने की अहलियत रखता है। कोलर कैटमोर हैं जिन्होंने लास्ट मैच में रन्स किए हैं। अब्दुल समद को उन्होंने खिलाया जिन्होंने 14 गेंदों पर 40 किए। वो 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। तो जब आप इस तरह टीम खिलाएंगे तो फिर नतीजे ऐसे ही आएंगे। बॉलिंग की जहाँ तक बात है, उन्होंने उस प्लेयर को बाहर बैठा दिया जो पाकिस्तान से खेल रहा था, सुफियान मुकीम, जिसको पाकिस्तान का स्टार आप कह रहे हैं। एक मैच के ऊपर आपने उनको बाहर बैठा दिया। बड़े बड़े जहन उनके पास बैठे हुए हैं। इंजमामुल हक साहब जो बड़ी बाबर आजम को माजी में बैकिंग करते रहे, आप बाबर आजम को बताएं, सिखाएं कहाँ गलती कर रहे हैं बाबर आजम। लकी है बाबर आजम। अगर डैरन सैमी होते ना तो बाबर आजम को या तो वो टीम से ड्रॉप कर देते या कम से कम बाबर आजम ओपन नहीं कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल देखा जाए इस सीज़न में नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी काफ़ी नुमायां रही है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी आपके नज़दीक कौन से नए चेहरे हैं जो आप समझे हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो आपको साहबजादा फरहान सबकी तवज्जो का मरकज हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि साइम अयूब टच में नजर आ रहे हैं। फखर जमान जो है आपको रन्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी हैरानकुन बात है कि जो पाकिस्तान से T20 क्रिकेट खेल रहा है वो PSL में बाहर बैठा हुआ है। जो PSL में खेल रहा है नहीं खेल रहा है वो पाकिस्तान में मुंतखब नहीं हो रहा। तो ये बड़ी हैरानकुन और अजीब सी बात है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी, दुनिया की बेहतरीन ये एक लीग है और यहाँ की सोच अलग है, पाकिस्तान क्रिकेट की सोच अलग है।
ऐसे कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद याह्या हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर वो अपना तज्जिया दे रहे थे। और बिल्कुल जी, कराची किंग्स होम ग्राउंड पर भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स सिर्फ एक मैच जीते हुए हैं, और वो नीचे से अगर हम देखें तो पहले और दूसरे नंबर पर है। और देखना ये कि कब वो कम बैक कर सकते हैं, लेकिन क्राउड का मसला फिलहाल बहुत ज़्यादा है। कराची में हमने देखा कि पहले भी हम देखते हैं कि माजी के मैचेस में भी क्राउड नहीं आता, और इस बार भी नहीं आता। तो अब तो टिम साइफर्ट भी बोल पड़े हैं कि जनाब की क्राउड की वजह से बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स हैं ना, कि बाहर से उनकी चीजें गायब हो जाती हैं। तो अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान में हज 2025 के हवाले से एक संगीन मसले की निशानदही हुई है, जिसके तहत हज़ारों हुज्जाज का हज खतरे में पड़ गया है। जी हाँ, खतरे में पड़ चुका है। उसकी बुनियादी वजह प्राइवेट हज ऑर्गेनाइज़र और वजारत मजहबी उमूर के दरमियान इख्तलाफात को बताया जा रहा है, जिनकी वजह से हुज्जाज के लिए मिना और अरफात में जगहों की अलॉटमेंट में ताख़ीर हुई है। सऊदी हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है, जिससे ये बहरान अब मज़ीद संगीन हो गया है। इस सूरत हाल के बायस हज ऑर्गेनाइजर्स के लाखों रियाल डूबने का खदशा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही हुज्जाज के इंतजामात के लिए सरमायाकारी की हुई है। अगर ये मसला जल्द हल ना हुआ तो हज़ारों प्राइवेट हुज्जाज हज की सादत से महरूम हो सकते हैं, जो हज ऑर्गेनाइजर्स और मुतलका इदारों के लिए भी एक बड़ा धचका होगा। इस अहम मामले पर बात करने के लिए मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ जमान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वजारत मजहबी उमूर की जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इस बरस प्राइवेट हज के तहत सिर्फ 23,620 अफराद ही सऊदी अरब जा पाएंगे, जबकि बाकी तकरीबन 67,000 अफराद ऐसे हैं जो कि नहीं जा सकेंगे। ताहम इतनी बड़ी तादाद के ना जाने की वजूहात का कोई जिक्र नहीं किया गया। आप ज़रा इसमें रहनुमाई कीजिएगा कि इसकी क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। 7 मार्च को जब मैंने चार्ज लिया और उस चार्ज के बाद मुझे जो ब्रीफिंग दी गई, उस हवाले से मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं बज़ात ख़ुद सऊदी अरब जाऊं और वहाँ मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा जो अभी तक इंतज़ामात हुए वो देखूं। तो वज़ीर आज़म साहब से मैंने इजाज़त ली, मैं चला गया और वहाँ पर मैंने विज़िट किया मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स को, मुख्तलिफ़ जो हैं मशायर में मैं ख़ुद गया था, और इसी तरह मदीना मुनव्वरा में जो कि रिहाइशें थी उनको भी देखा। और मुझे ये भी इत्तला मिली कि चूँकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की तरफ से अभी तक जो प्रोसीजर था वो मुकम्मल नहीं हुआ, तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग रहते हैं इस हवाले से भी मैं गया था। ताहम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सरकारी हज स्कीम के तहत जो भी इंतज़ामात करने थे वो तकरीबन आखिरी मराइल में थे, और उसमें बिल्डिंग्स भी हायर कर ली थी, और उसके साथ ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी कर लिया था, और इसके साथ ही जो कैटरिंग वगैरह उसका, और मशायर में किदाना और तवाफ़ा के साथ मुआहदा हो गए थे, और उस पर काम भी शुरू हो गया था। जो भी अगर चीज़ें बाज़ ऐसी थी कि वहाँ जो मुझे प्रेजेंटेशन पेश की गई, तो उस हवाले से मैंने अपनी हज मिशन को हिदायत दे दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी हज स्कीम के तहत जितने भी हमारे हाज़मीन हज जाएंगे, अल्लाह के फजल करम से उनके लिए इंतज़ामात अच्छे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से एक तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान किया है, लेकिन जो लोग पैसे जमा करवाने के बावजूद हज पर नहीं जा सके, जनाब उनकी मायूसी का कफ़ारा कौन अदा करेगा? जी, असल में चूँकि सऊदी हुकूमत ने और सऊदी वजारत हज उम्रा ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, पिछले साल भी उसके मुताबिक हदायत दी थी, और उसके हवाले से उन्हें कहा था कि एक कंपनी का जो हदद होगा 500 का होगा जी, और इस पर हमारे जो HGOs के जितने लोग थे उन्होंने एक मुनज़्ज़म तैयार कर मुनज़्ज़मा उसके मुताबिक क्लस्टर बनाया, और 500 जो थे उसके तकरीबन 163 कंपनियां बनी थी। और इसी तरीके से 2025 के लिए
दिसंबर 2024 में वहाँ के वज़ीर हज ने ये जो मंजूरी दी कि आइंदा 2000 का एक कंपनी होगी, 2000 का हदद होगा, और उसके मुताबिक जो उसमें जितने भी जो उसमें कंपनियां होंगी, ये चूँकि ये तो पाकिस्तान की रजिस्टर्ड कंपनियां हैं HGOs की, तो इसलिए इस सिलसिले में इनको हिदायत दी कि टाइम लाइन ये है, इसके मुताबिक फ़लाँ तारीख़ तक आपने ये प्रोसीजर पूरा करना है। सरदार साहब, लेकिन प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स का ये मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने वजारत मजहबी उमूर के अकाउंट में बर वक्त पैसे जमा करवाए थे, लेकिन वजारत की जानिब से उन्हें यही नहीं बताया गया कि तमाम तैयारियों का आखिरी दिन 14 फरवरी है। क्या ये डेडलाइन वाकई इन ऑर्गेनाइजर्स को बयान नहीं की गई थी, इन्हें कन्वे नहीं किया गया था इस बारे में? ये प्राइवेट हज कंपनियों को बाकायदा इनकी एक तंजीम है, जो नुमाइंदा तंजीम है, जिसको होप कहते हैं। और यही मैंने कहा है कि जब सऊदी वजारत हज के साथ जो हमारा एग्रीमेंट साइन होना था, उसमें इनके नुमाइंदे भी मौजूद थे। हमारी तरफ से जो वहाँ पर जो DG था, या इसी तरीके से हमारे जो बाकी लोग थे, तो उसमें इनका नुमाइंदा जो है वो उसका वहीद भट्ट साहब, उसके भी दस्तखत मौजूद हैं। ये मौजूद थे, ये सारी चीज़ें यानी उनके सामने थी। और फिर उन्होंने इनको बाकायदा तौर पर उस पूरे प्रोग्राम से मुतले किया होगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये अब बाद की बातें हैं, बहुत सारी शायद इन्होंने आप जो की हैं, ये अगर इनको वहाँ उन्होंने इतला नहीं दी तो ये तो उनकी ज़िम्मेदारी थी, उनको इतला देना चाहिए था। फिर इसके बाद बार बार वजारत की तरफ से लेटर लिखे गए और वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि इस स्टैम्प पर आपने ये काम मुकम्मल करना है जी, और उसके मुताबिक जो होगा फिर जो मिसार बोलते हैं, मिसार जिसके ज़रिए यानी पैसे वहाँ पर खुलते हैं, पोर्टल जो, तो उसमें पैसे चले गए तो ऑटोमेटिकली, चूँकि ये एक डिजिटल सिस्टम है जिसके ज़रिए जो पहले गया बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसके मुताबिक उनको इजाज़त भी मिली है, प्लाट जो मिले या बाकी जो तवाफ़ा के साथ एग्रीमेंट उसके मुताबिक हुए। प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स परेशान हैं कि वो अब हाजियों को पैसे कैसे वापस करें, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम अदायगियाँ कर चुके हैं लेकिन हाजियों के वीज़े ही नहीं लगे। हाजी दूसरी जानिब परेशान है कि अदायगी कर दी और वो हज भी नहीं कर सकेंगे, तो पैसे वापस मिलने की क्या उम्मीद है? इस पर वजारत क्या इकदाम उठाएगी, किस तरह से रिलीफ देगी? देखें कि जब हमारे इल्म में ये बात तो आई है तो हमने तो फौरी तौर पर इसके लिए स्ट्रगल शुरू किया, और इसी सिलसिले में फिर मैं वज़ीर आज़म साहब से मैंने मुलाकात की, वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत दी, और मैं भी गया वहाँ पर सऊदी अरब, और वहाँ के वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक रबिया साहब से जो मुलाकात हुई इसी मकसद के लिए थी। और उसके बाद जो हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं साग डार साहब ने फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए रब्ता किया और फ़ॉरेन मिनिस्टर से बात की, और इन्हीं के लिए जो मज़ीद 10,000 जो था उसके लिए इजाज़त ली गई। माशाअल्लाह एक स्ट्रगल के नतीजे में ये 10,000 मज़ीद जो कोटा मिला है, इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मिला था। और उसके साथ ही जो एक प्रोग्राम और प्रोसीजर के तहत और सऊदी तालीमात और पाकिस्तान की जो हज पॉलिसी है उसके मुताबिक जिसने भी अमल किया वो रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, और उसके मुताबिक अगर उन्होंने पैसे जमा किए भेजे हैं, वहाँ पर भी रिकॉर्ड में मौजूद है, इनके अपने अकाउंट्स हैं, और उसके ज़रिए ये सारी चीज़ें चल जाती हैं और ऑटोमेटिकली यानी इनको इतला भी आ जाती है, इस सारे ऐप पर सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो अब जिन्होंने उस प्रोसीजर को फॉलो किया है, जो तरीक़ाकार था उसके मुताबिक अमल किया है, उसमें तो कोई इनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इनका हक बनता है तो वो तो बिल्कुल ये वापस भी ले सकते हैं। लेकिन उससे हट कर अगर कोई चीज़ें अगर उस तरीक़ाकार से हट कर इन्होंने कोई तरीक़ा अपने ज़रिए जो इख्तियार किया है तो वो तो खुद ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल ठीक। और हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि वजारत मजहबी अमूर इन शिकायत को दूर करने के लिए क्या इकदाम कर रही है?
देखें, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो फौरी नोटिस लिया है और मैं भी था और इसी तरीके से बाकी जो हमारे वजारत के सेक्रेटरी साहब और दूसरे अफसर उनको भी वो भी गए और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो एक 3 रुकनी कमेटी बनाई थी और उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करें। वो रिपोर्ट तैयार करके गई होगी और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिक्स हुई होगी। ताहम जो जिम्मेदारी थी ये तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर की अपनी जिम्मेदारी थी। एक माहिदा के तहत जो कि पाकिस्तान में भी जो हज पॉलिसी है, जिस वक्त पॉलिसी का ऐलान किया उसी वक्त इनको पता था कि 50% जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर के ज़रिए लोग हज करेंगे। ये पहले की बात, कोई नई बात तो है नहीं, 2005 से ये काम कर रहे हैं और हर साल मतलब है ये लोगों को लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो हुकूमत और वजारत की जिम्मेदारी होती है वो तो हुकूमत वजारत अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। सही। और इसके साथ ही उस जो नई जो सऊदी हुकूमत की तरफ से पॉलिसी आई है उस हवाले से भी उनको अच्छी तरह से इल्म है, क्योंकि ये साथ रहे हैं, इनको साथ लेकर गए हैं। वहाँ अगर मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ डिप्टी मिनिस्टर से मीटिंग हुई है तो उसमें इनका नुमाइंदा मौजूद होता है। इसी मकसद के लिए साथ लेकर जाते हैं कि ये सारी चीज़ों से बाखबर रहें। ये ऐसी कोई बात ना हो कि इनके इल्म में ना हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब, आप अपनी वजारत का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे कि आप लोगों की जानिब से जो है वो भरपूर काम किया गया, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि जनाब आपकी जानिब से कमी कोताही है, आपकी जानिब से बर वक्त कन्वे नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल नुकसान तो हाजियों का हो रहा है और इसका कफ़ारा कौन अदा करेगा ये भी अब देखने की बात है। और साथ ही साथ वो इस बारे में भी फिक्रमंद है कि जो उन्होंने रकम जमा करवाई थी वो अब उन्हें वापस किस तरह से मिलेगी और उसका क्या तरीक़ेकार होगा, किन मरहलों में मिलेगी, किन मराहिल में वो वापस होगी, इस बारे में भी अभी तक वजारत की जानिब से कुछ नहीं बताया गया। खैर आगे बढ़ते हैं, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। नींद की हम बात करते हैं तो जनाब नींद की एक ख़ास स्टेज रेम यानी रैपिड आई मूवमेंट के दौरान दिखाई देते हैं। ये वो मरहला होता है जब दिमाग सबसे ज़्यादा सरगर्म होता है और ख्वाब चाहे खुशगवार हों या खौफनाक अपनी पूरी शिद्दत से नमूदार होते हैं। आज हम आपको डरावने ख्वाबों की मुख्तलिफ अक़साम और उनकी हकीकत के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इन डरावने ख्वाबों से कैसे ख़ुद को महफूज रखा जा सकता है। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्लीप पैरालिसिस की। और इस कंडीशन में आंख खुलने के बावजूद ख्वाब ख़त्म नहीं होता, यानी आप जाग तो जाते हैं मगर जिस्म हरकत नहीं करता और कमरे में कोई साया, कोई अजीब मखलूक, कोई खौफनाक वजूद आपको नज़र आता है। ये ख्वाब की दुनिया का सबसे खौफनाक रूप होता है और सदियों से लोगों को ये खौफ के समंदर में डुबो रहा है। लेकिन जदीद साइंस इसको क्या कहती है? ये जदीद साइंस और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या साइंस है वो इसको ये कहती है कि ये एक नींद ही है और नींद में ग्लिच का नतीजा है। दैट मीन्स कि REM जो स्लीप है, जागने के बाद दिमाग और जिस्म के दौरान तालमेल बिगड़ जाता है और उस सूरत हाल में ये जो स्लीप पैरालिसिस है वो आता है आप पर। और ये खौफनाक नहीं है और नुकसानदेह भी नहीं है समहाउ। अब बात कर लेते हैं ख्वाबों पर इख्तियार की यानी लूसिड ड्रीमिंग की। ज़रा सोचिए कि अगर आपके ख्वाब के दौरान आप पानी में डूब रहे हैं, अचानक आपको याद आता है कि ये हकीकत नहीं है बल्कि ख्वाब है और आप सूरत हाल पर फौरन काबू पा लेते हैं। इसको लूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। साइंसदानों का मानना है कि कोशिश करके ये फ़न सीखा भी जा सकता है और आप खुद ही अपनी ख्वाबों के हिदायतकार भी बन सकते हैं। और आपको बताते हैं कि अगर आप लूसिड ड्रीमिंग में कामयाब नहीं हो पाते तो एक और इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो कि आप इख्तियार कर सकते हैं। उसको कहते हैं इमेजरी रिहर्सल थेरेपी। उसको कहा जाता है इस थेरेपी में आप जागने के बाद अपने डरावने ख्वाब को याद करते हैं और फिर उस ख्वाब का एहतमाम जो है खुद ही से उसका एक नतीजा, खुशगवार नतीजा बनाते हैं। मसलन कि अगर आपने ख्वाब देखा है कि आप एक खौफनाक और सुनसान जंगल में मौजूद हैं तो जब आप जाग जाते हैं तो उसका आप तसव्वुर दोबारा से करते हैं और आप उसका तसव्वुर एक खुशगवार अंदाज में करते हैं कि आप एक जंगल में मौजूद हैं और एक खूबसूरत लकड़ी का कैबिन बना हुआ है जहाँ पे आप आग जला के बैठ जाते हैं, आराम से अपनी थेरेपी करते हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं। और ये दिमाग की वो सूरत हाल है जिससे आप अपने ख्वाब को एक अच्छी शक्ल दे सकते हैं।
और बिल्कुल आप मुस्बत अख्ताम को अपनाना शुरू कर देते हैं और यूँ डरावने ख्वाब कम होते चले जाते हैं। तो जनाब ये ख्वाबों से मुतालिक इंटरेस्टिंग स्टोरी और इससे जितने भी आपके ख्वाबों से जुड़े हुए मसाइल हैं उनका आपको जवाब मिल गया होगा। तो हम जाते हैं ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अप्रैल के तीसरे हफ्ते का आगाज हो चुका है। इस हफ्ते सितारे क्या चाल चलने वाले हैं, कौन सा कार्ड आपकी किस्मत का रुख मोड़ सकता है, क्या खुशकिस्मती आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, किसी नए इम्तिहान का आगाज होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद। दाऊद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों का ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस हफ्ते जो बेहतरीन तब्दीलियाँ हैं वो इस लिहाज से कि वीनस की पाइसिस में जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होगी उसमें बहुत से सितारों की बड़ी ख़ास तब्दीली से उनके हालात में पॉजिटिव तब्दीलियाँ भी आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो रेमेडीज़ से उनके मामला ठीक भी हो सकते हैं। ठीक है। एरीज बुर्ज हमल वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की मैं बात करूँ तो एरीज वाले इस वीक में किसी बड़ी ख़बर की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, जो भी ख़बर होगी उसमें उनको एहतियात करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है और कहीं ना कोई धोखा या कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि आप लोगों के इस वीक में मैरिज और रिलेशन की बात करूं तो वहाँ तो आपको काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा। और अगर जॉब और बिजनेस की बात करूं तो वहाँ भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होगी। और हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में बेहतरी है, एजुकेशन के मामलात में प्रॉब्लम है और ट्रैवल आप लोग इस वीक में कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए आप लोग आयत करीमा खुला ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़बरदस्त हेल्प होगी। टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो टॉरस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, तो टॉरस वालों के लिए ये वीक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, क्योंकि पुराने रुके हुए काम होने के भरपूर चांसेस नज़र आते हैं। और जनाब यहाँ पे पेज ऑफ कप, यानी कि आपका कोई दोस्त, कोई अजीज़ आपकी हेल्प कर सकता है, मुस्तकबिल की भरपूर प्लानिंग कर सकते हैं। तबीयत में दरवेशाना रवैया और प्लानिंग वाला रवैया और मनसूबाबंदी का अंसर रहेगा। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो अच्छी हेल्प है, कामयाबी मिल सकती है। जॉब और बिज़नेस और कैरियर में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और मोहब्बत की बात करूं तो प्रॉब्लम है, मोहब्बत से मुतल्लिका नेगेटिविटी हो सकती है। और हेल्थ आप लोगों की इस वीक में बेहतर है। और एजुकेशन के मामलात में तलबा तालबात को अपना फोकस बेहतर कर लेना चाहिए। और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए या अल्लाह या अजीज़ों का विर्द बहुत ज़बरदस्त। और जेमिनाई वालों के लिए ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? जेमिनाई वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नज़र आती है, तो जेमिनाई वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं। बिलाशुबा आप इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, क्योंकि आपको किंग ऑफ कप की एनर्जी के साथ साथ कम्युनिकेशन, राब्ते और जितना भी आप राब्ते में रहेंगे हेल्प होगी। और डिटर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, स्टार्स आपके बड़े हक में हैं। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो जज्बाती हैं और जॉब और बिज़नेस में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मोहब्बत की बात करूं तो वालिदैन और घर वालों के साथ और प्लस अपने सोलमेट के साथ बड़ी अच्छी आपकी एंगेजमेंट रहेगी। हेल्थ आप लोग सुकून, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एजुकेशन में प्रॉब्लम है और ट्रैवल आप लोग ना करें इस वीक में। सलामन कौलमन रब्बे रहीम का विर्द बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ठीक है जी। कैंसर का ये हफ्ता कैसा रहेगा? देखते हैं जी कैंसर वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो कैंसर वाले इस वीक में कंप्रोमाइज़, पार्टनरशिप और बड़ी ज़बरदस्त हेल्प लेते हुए नजर आते हैं। खासकर आप लोगों की फैमिली से मुतल्लिका ये वीक बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियां लेकर आ रहा है। क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को इस वीक में किसी भी बात की। और जनाब यहाँ पे जॉब और बिज़नेस में भी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, पैसे आ सकते हैं, हालात में बेहतरी है। और मोहब्बत की बात करूँ तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इंजॉय करेंगे, खुशियाँ हैं। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ भी बेहतर है आप लोगों की। एजुकेशन तलबा तालबात में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प है और ट्रैवल आप डिसीजन ले सकते हैं बिलाशुबा। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लियो वाले इस वीक में बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के मालिक नज़र आते हैं। और आप इस वीक में अपनी रूहानी हेल्प ज़रूर लें, रूहानियत से आपके कामों में बड़ी हेल्प आएगी और कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जॉब और बिज़नेस बिलाशुबा अच्छी पोजीशन है, अच्छी एनर्जी है, लेकिन हासदीन आपके कैरियर से मुतल्लिका नेगेटिविटी रख रहे हैं। और जनाब मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में भी पॉजिटिविटी मिलेगी। और हेल्थ बेहतरीन है, वॉक वगैरह भी कर रहे हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, एजुकेशन अच्छी है तलबा तालबात की। और ट्रैवल आप ना करें, प्रॉब्लम हो सकती है।
विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो विर्गो वाले बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, लेकिन आपकी मायूसी और उदासी आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकती है। कोई नया आगाज़ कर सकते हैं एंड ऑफ द वीक में, यानी फ्राइडे और सैटरडे। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो जॉब और बिज़नेस में गिवन एंड टेक चलेगा और मोहब्बत में प्रॉब्लम हो सकती है। बिलाशुबा लड़ाई झगड़े बहस आपकी मोहब्बत में प्रॉब्लम कर सकते हैं। हेल्थ की बात करूं तो गुस्सा आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। एजुकेशन, जो तलबा तलबात आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं इस वीक में अच्छी एनर्जी है और ट्रैवल कर सकते हैं। और लिब्रा, अच्छा जी, लिब्रा वालों की इस वीक की एनर्जी की बात करूं तो सुस्ती ना दिखाइएगा। सुस्त रवि मामलात को ख़राब कर सकती है। करने के लिए बहुत कुछ है, एयर साइन है, लेकिन आपके पास इस वीक में कोई ऑप्शंस मिल रही हैं। मेडिटेशन बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी बड़ी ज़बरदस्त है। अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो फ़ायदा होगा। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो पैसा जो है इशू रहेगा। फजूल खर्ची से भी बचें और मोहब्बत में भी तब्दीली आ सकती है, एहतियात करिएगा। और हेल्थ अच्छी है, बेहतर है। एजुकेशन के मामलात की बात करूं तो भी अच्छी एनर्जी है और ट्रैवल आप लोग जो है वो 50-50 है, कर सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वीक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आ रहा है। खुशियां, खैर बरकत, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद। फैमिली को वक्त दीजिएगा और दुनियावी माली मामलात में हेल्प है। और कोई एंड ऑफ द वीक में कोई बड़ी तब्दीली नज़र आती है। अगर मैं आप लोगों के जॉब और बिज़नेस की बात करूँ तो वहाँ थोड़ा सा एहतियात से काम लीजिए। मोहब्बत की बात करूँ तो भी वहाँ कोई ऐसी बात ना करें जो बाद में निभाना मुश्किल हो जाए। हेल्थ की बात करूँ तो बेहतरीन है हेल्थ आप लोगों की, और एजुकेशन भी बेहतरीन है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। सैजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा और गुस्सा आपके मामलात को ख़राब भी कर सकता है। आगाज़ ज़बरदस्त है, लेकिन बाद में आप डबल माइंडेड हो सकते हैं किसी बात को लेकर। जॉब और बिज़नेस की बात करूं आप लोगों की तो बैलेंस कर रहे हैं, डबल माइंडेड हैं, बहुत मुश्किल थोड़ा सा हो रहा है इस वीक में। मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी, कामयाबी। हेल्थ, सेहत, जिस्म पे बोझ पड़ सकता है, सेहत का ख्याल करें। एजुकेशन ज़बरदस्त है और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कुछ नेगेटिव असरात, डेवल कार्ड आपके मामलात को ख़राब कर सकता है और जनाब कहीं डिसहार्ड नज़र आते हैं किसी बात को लेकर, लेकिन एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। जॉब और कैरियर, प्रेशर ना लें, प्रेशर आपके कैरियर और जॉब में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। मोहब्बत में आपको कामयाबी मिल सकती है। हेल्थ आप लोगों की थोड़ा सा ख्याल करें खाने पीने का, और एजुकेशन ज़बरदस्त है। और ट्रैवल आप लोग अभी ना करें, एहतियात करें। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एक्वेरियस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। कामयाबियाँ हैं, खुशियाँ, खैर बरकत है, और ये वीक आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए अच्छी एनर्जी दे रहा है। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी से भी हेल्प ले सकते हैं और कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। जॉब और कैरियर की बात करूं तो सुस्ती ना करें कामों में, सुस्ती से मामला ख़राब हो सकते हैं। मोहब्बत ठीक है, लेकिन हासदीन से बचें। और हेल्थ भी बेहतर है, एजुकेशन भी बेहतर है, और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। स्पाइसेस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो किसी बात को लेकर आप डिसहार्ट नज़र आते हैं। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करेंगे इस वीक में, और जो कुछ अभी करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा वेट करें, अभी सही डिसीजन लेने का वक्त नहीं है। और जॉब और बिज़नेस बेहतर है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में गुस्सा कंट्रोल करें, गुस्से से रिलेशन में प्रॉब्लम होती है। हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन है। एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। तमाम स्टार्स के लिए पढ़ने के लिए इस वीक में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये विर्द भी जो है वो सबके लिए बहुत जो है वो अच्छा रहेगा पढ़ने में। बहुत शुक्रिया आपका दाऊद साहब। और इसी के साथ नाज़रीन बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। नाज़रीन, गर्मी के मौसम में पसीना तो सभी को आता है, और पसीना आना अच्छी सेहत की निशानी भी है, मगर मसला तब पैदा होता है जब पसीने के साथ बदबू भी हो, क्योंकि ये बू ना सिर्फ खुद को बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को भी मुश्किल में डाल देती है। मुश्किल में ही डालती है उज़ैर, और बेइंतहा मुश्किल में डाल देती है। बाजार में मिलने वाली बॉडी स्प्रे, ड्यूरेंट्स वक्ती तौर पर तो ये आपका मसला हल कर देते हैं, लेकिन इनमें मौजूद जो केमिकल्स होते हैं वो कभी आपको एलर्जी कर देते हैं, कभी आपकी वहाँ से स्पेसिफिकली पर्टिकुलर जगह से आपकी जो स्किन है वो डार्क हो जाती है, और आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो सवाल ये कि पसीने की बू का सादा, आसान और आजमूदा इलाज क्या है, ये जानने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में एक बार फिर से दावत दी है नईमा आपा को। आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? और
इस वक्त जो हमारा स्टूडियो है ये खुशबुओं से मुअत्तर क्या हुआ हुआ है। बात इतनी है। खुशबुएं आप लेके फिर रही हैं आज। इनका इस्तेमाल किस तरह से होगा गर्मी के आज मौसम में? मैं पूरे स्टूडियो को महकाने के लिए आई थी, क्या बात और ये है। कुदरती चीजें इसलिए लेके आई थी ताकि आप लोगों को, क्योंकि मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है, तो मैं कहती हूँ कि नेचर के करीब रह के ही आप लोग अपनी बड़ी बड़ी जो ये बीमारियां हैं, ये बड़ी बड़ी आफत जो है, इनका इलाज करें। सही। क्योंकि ये बू जो है ये सबसे बड़ी आफत है। ऐसा चाहे वो ही है। आपके और पास है, आपके जिनसे आ रही होती है आप- उनको पता ही नहीं होता। उनको पता आप ही नहीं खुद। होता, आपके पसीने से, आपके मुंह से आए, आपके पाँव से आए, अंडर आर्म्स, जहाँ से भी आए, बू जो है वो सबसे बड़ी आफत है। सही। सबसे पहले तो अपनी बातों को अच्छा रखिए, अपने अंदर को अच्छा, ताकि आपकी बातों से खुशबू So आए, true, ठीक है ना? so हाँ। true। बातों से महक है। वाह। दूसरी बात आते हैं हम कुदरती इलाज की तरफ। ये आप लोगों को देखें नजर आ रहा होगा, ये जी जी। मैं आज ये हैंग किया हुआ है मैंने, ठीक है अच्छा, ना? मुझे लगा सजा दी हुई आपने। हाँ, ये देखिए, ये आज एक कुदरती तरीका लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। जिस तरह आपने बात की है ना कि जो बॉडी स्प्रे होती हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया या तो एलर्जी कर देती हैं, क्योंकि हम नहीं यूज़ कर सकते, मेरी स्किन सेंसिटिव है, मैं नहीं यूज़ कर सकती, तो मैं इन्हीं चीज़ों से ही, इन्हीं चीज़ों का सहारा लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी ये आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं करती सही, हूँ। सही। जबरदस्त। तो मैं आप लोगों को भी ये तरीका सिखाने के लिए, ये देखें हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें खुद कफील हैं, ठीक है ना? हमारी क्यारियों में, हमारे घरों में, हमारे गमलों में ये चीज़ें, सिर्फ हमें जी। पता नहीं है इनके इस्तेमाल का, कि इनको किस तरह इस्तेमाल में लेके आए। ये देखिए सुबह मैंने लगाया था, आप लोगों को इसके अंदर ये नजर आ रहा है ना, बिल्कुल मॉइस्चर steam इसका है सारा, और वो सारा इसके अंदर ये moisturizer इसका जो निकलेगा, ये मैं दिखाती हूँ, तरीका बताऊंगी पूरा। ये देखें, ये अरे नजर आया? वाह। आप इसको स्मेल करें और दिखाएं, ये देखें इसकी खुशबू इसकी एकदम तो से। खुशबू मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और इसकी तो महक जो है वो दूर दूर से ही आ रही है, से ही लगता है आ बहुत रही ज्यादा हाँ, फ्रेश है। दूर से ही आ रही है, बहुत ज्यादा फ्रेश है। हाँ। ये देखें इसकी खुशबू, ये नजफ के लिए पहना के देखें। Thank you पहना के जी, देखें। thank हाँ, you। ये मुझे दीजिएगा। ये ले। इसका मैं तरीका अब आप लोगों को मैं बताने क्या लगी बात हूँ कि ये मैंने टेप के साथ लगाया हुआ है। डॉक्टर टेप जो होती है जी। उसको मैंने डबल किया, ये देखो हार की 4 लेयर बन गई हैं। ठीक है। हाँ, इसको आप लोगों ने इतनी हाइट देनी, इतना आपका जार या बॉटल होनी चाहिए कि ये नीचे ना टकराए, सही। ठीक है, और साइडों में ना लगे। ये बिल्कुल सुबह ठीक है। सिर्फ 2 घंटे में मुझे लगे, देखिए ये इसके अंदर ये स्टीम आ गई है। बिल्कुल। ये 3 दिन लगेंगे, धूप में रखना है। 3 दिन के अंदर जो फ्लावर है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे, और इसका जो एसेंशियल ऑयल हम जिसको बोलते हैं, जी। जिसके अंदर 5% ऑयल होगा और 95% जो होगा इसके अंदर इसका एक्सट्रैक्ट मींस के पानी में होगा। एसेंशियल ऑयल जो होते हैं ना वो इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कि उसके अंदर ऑयल कंटेंट कम होता है, वो स्किन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी तरह जिस तरह मैंने ये रोजमेरी का निकाला हुआ है, ठीक है, इसी तरह ये लाइव आप लोगों ने ये निकाल लेना है बॉडी स्प्रे की जगह। आप लोगों ने करना ये है कि जिस तरह ये सिंपल पानी है, सिंपल पानी मींस कि ये जिस तरह हमारा ये पानी है डिस्टिल वाटर, जी। डिस्टिल वाटर लें, या आप पीने वाला भी पानी ले सकती, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। हमने क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल जो आपके पास है, ठीक है, वरना ये अच्छे एसेंशियल ऑयल बाजार में मिल भी जाते हैं। आप लोगों ने ये डालने हैं, इसके साथ लेमन के पील डाल सकते हैं। लेमन के पील नहीं है तो आप इसके अंदर कोई लौंग डाल सकते हैं, जिस तरह लौंग है मेरे पास, लाइव है इधर जी। लौंग, सॉरी ये वो देखिए लौंग इलायची शायद हमारी है। वो नीचे गिर चुकी है। हाँ, नीचे गिर गई है शायद। अच्छा, एक इलायची भी डाल सकते हाँ, हैं? इलायची डाल ठीक देते है। हैं, इलायची डाल देते हैं हम ओके। इसके अंदर, ठीक है। आप लोगों ने करना ये है कि जिस तरह जो हम महंगी महंगी बॉडी स्प्रे लगाते हैं, ये सिर्फ इसके अंदर जो निकलेगा ना, उसके अंदर आपकी 1/2 लीटर जो है बॉडी स्प्रे तैयार हो जाएगी। 1/2 लीटर 500 ml, जो हम सिर्फ 300 ml या 100 ml लेते, इतनी महंगी महंगी, और ये कुदरती तरीके से होगी। ये देखिए इसकी ना खुशबू, अब मैं करूंगी तो खुशबू दूर तक आएगी, खुशबू बिल्कुल। आ रही है ना। हाँ, ऐसे ही ये आप लोगों ने मिस्ट बन गया, मिस्ट body- बन गया, body एक्चुअली mist हो गया। ऑर्गेनिक मिस्ट बन गया। आप लोगों ने ये फेस के ऊपर भी करना है, बॉडी अंडर आर्म में भी करना, अंडर लेग्स में भी करना, लेकिन सबसे पहले अंडर आर्म से मुझे याद है, सबसे पहले आप लोगों ने स्मेल से दूर होने के लिए अपनी सफाई का प्रॉपर ख्याल रखना है। very सफाई का प्रॉपर ख्याल रखना है। रोजाना डेली आप लोगों ने शावर लेना है, लेकिन शावर ओवर टाइम नहीं, मींस कि ये नहीं सिर्फ देखिए 10 मिनट 10 से 12 मिनट होता है नहाने का टाइम, वो नहीं कि आपने 2-2 टैंक खाली और कर 4-4 देने हैं। दफा नहाने फिर भी 4-4 आपसे स्मेल आ रही है। स्मेल ये भी आ कुछ रही है। लोगों की बहुत ये ज्यादा बहुत मसला होता है, प्रॉब्लम उस पे है। भी बात करती हूँ मैं। हाँ। लेकिन जो ज्यादा नहाते हैं ना, ज्यादा देर तक लाइक स्विमर, तो फिर उनके पोर्स ओपन होते हैं। हाँ जी, वो ज्यादा नहाना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। एक टाइम तक बस ठीक है, आप जाएं और नहाएं, अपनी प्रॉपर स्वेट जो बिल्कुल पसीना ठीक। आता है, पसीने जब बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया फिर किल होते हैं, फिर दूसरा पसीना आता है, वो और अमल वैसे भी आप पानी का ज़िया कर रहे हैं, इसमें भी ज़्यादा आपको करें, एहतियात वो करने की अमल जो ज़रूरत होता है ना नजफ, वो अमल उससे स्मेल आती है। एक दफा जब आपको पसीना आता है उससे स्मेल नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों को ये होता है, हाँ। कुछ लोगों को बेचारों को स्मेल वैसे ही आती है कि उनका एक
कुछ केस हैं 5% ऐसे, तो उनके लिए जो मैं एक लेके आई हूँ चीज। अच्छा आपा, सबसे क्या? पहली बात आपकी मोहब्बत का बहुत ज्यादा शुक्रिया, ये मैं आपकी खुशी के लिए पहन लेती हूँ। मैं Thank आपसे you. ये जानना चाहूंगी, आपने लगाने के लिए तो हमें बता दिया, लेकिन वो लोग जो इस तरह की डाइट खाते हैं जिससे उनका स्वेट स्मेल वाला पैदा होता है, एग्जैक्टली बताइए उसके बारे में। परहेज जिसको कहते हैं ना, कि वो आप लोगों ने परहेज करना है। इस मौसम में आप लोगों ने प्याज, लहसुन या तली हुई चीजें या जिनका मिजाज गर्म है उन चीजों से परहेज करना है, क्योंकि वो स्टमक जब खराब होता है हमारा, अंदर सबसे ज्यादा तेज खुशबू वाली जो सब्जी आप लोग आजमा के देखिएगा वो मेथी है। ठीक है, जब आप मेथी खाते हैं ना तो आपके पसीने से, आपके अंडर आर्म से, आपके हर, अब जब वॉशरूम जाएं, आप जिससे आपको हर जगह से पसीने की आती, लाइक जिस तरह हम मूली खा लेते क्योंकि तेज कुछ स्मेल वाली चीजें हैं, प्याज की जैसे, प्याज की जैसे, इसी तरह इन चीजों से आप लोगों को परहेज करना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक तो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग वैसे बहुत अच्छी होती है। स्वेटिंग इसलिए होती है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर, क्योंकि कुदरती मैकेनिज्म है ना ये, कुदरत हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये इसलिए होती है। बट फिर भी अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो उसका एक सोल्यूशन जो मैं लेके आई हूँ वो ये है कि जिस तरह ये पानी है, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर मैंने डाली हुई 1/2 चम्मच ये सौंफ के है, 2 इलायची हैं। इसके अंदर मैंने डालना है 1 चम्मच अर्के गुलाब। अर्के गुलाब जो होता है वो हमारी गट के लिए वैसे बहुत अच्छा होता है। ये देखिए 1 चम्मच अर्के गुलाब डाल लिया, सिर्फ 1 चम्मच, सही है। 1 चम्मच अर्के गुलाब डालने के बाद आपने इसके अंदर इसको पानी से भर देना है, ऐसे पानी से भर दिया, ये हो गया, देखिए खूबसूरत भी लग रहा है। अच्छा, फिर आपने इसको ये करना है कि रात भर इसको ढक के रख देना है, ढक के रख देना है, और सुबह स्ट्रेन करके सौंफ मुंह में चली जाए तो आपने पी लेना। दिन भर देखिएगा कि आपके सांसों से भी खुशबू आएगी। और गट हेल्थ के लिए भी सौंफ बहुत अच्छी है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। नहीं, अर्के गुलाब भी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और इलायची भी बहुत अच्छी है। आप खूबसूरत भी होंगे, वो जैसा मैंने कहा ना, बातों से खुशबू आएगी, ये फिर आपकी बातों से भी आएगी और वैसे भी बातों से भी आएगी, बातों से भी। बहुत शुक्रिया आपा, आपकी मौजूदगी का हमेशा। ये एपिसोड जारी रहेगी, ठीक है, इंशाल्लाह, क्योंकि गर्मी हमारे पास बहुत लंबी है, और आपा जब भी आती है खुशबू बिखर जाती है हमारे स्टूडियो पे। तो नाज़रीन, ये था हमारा, बहुत शुक्रिया आपका, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल सेम डे पे आपसे सेम टाइम पे मुलाकात होगी बहुत सारी न्यूज और इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।